मेरा नाम कपिल है। पापा के मरने के बाद मेरे साथ बहुत अजीब अजीब हरकतें हो रही थी। मैं बहुत ही परेशान था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कभी मुझे अपने पास कोई साया खड़ा हुआ नजर आता, तो कभी खिड़की पर कोई लटका हुआ दिखाई देता। मुझे इन सब की वजह से अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी। मुझे लगता था कि मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया हो गया है। मैं अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था, जब हमारे घर की नौकरानी ने आकर मुझे बचा लिया और वो कहने लगी कि नहीं साहब, ऐसा मत करो। आप पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं हुआ, बल्कि आपके साथ ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है, और वो कोई और नहीं, आपका करीबी। लेकिन जिसका नाम वो नौकरानी ले रही थी, उस पर तो मैं आंखें बंद करके भरोसा करता था। पर जब मैंने इस बात की तहकीकात निकाली, तो वो नौकरानी ही। हम बाप बेटा बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे और खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैं बहुत समय के बाद अमेरिका से इंडिया वापस आया था, अपनी पढ़ाई पूरी करके। पापा ने कहा कि बेटा, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। अब तुम आ गए हो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैंने खुशी से पापा को गले से लगा लिया था। उसके बाद हम और सारी बातों में लग गए थे। आखिरकार हम बहुत समय के बाद मिल रहे थे। मेरे पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून थे। उनके पास काफ़ी ज़मीनें जायदाद थी और हम बड़े से बंगले में रहते थे। ऐसे ही न जाने कितने और बंगले और रिजॉर्ट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, सब कुछ मेरे पापा के नाम पर थे। मैं उनका इकलौता बेटा था। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी मम्मी की डेथ तब हो गई थी जब मेरी उम्र 13 साल थी। मेरे पापा आदत के बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी भी अपनी ज्यादा दौलत और अमीरी का घमंड नहीं किया था। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। वो अक्सर ट्रस्ट, अनाथालय, वृद्ध आश्रम और अस्पताल में अपना पैसा पहुंचाया करते थे, और अगर उन्हें कोई गरीब दिखाई दे जाता तो उसकी भी मदद करते थे। मेरे पिता इंसाफ पसंद इंसान थे, जो हमेशा ही इंसाफ की बातें करते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था। मेरा इरादा था अब पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने पापा का बिजनेस संभालने का। वो भी हमेशा यही चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस संभाल लूं। आखिरकार उनका जो कुछ भी था, वो सब मेरा ही था। वो हमेशा यही कहते थे कि ये सब कुछ तुम्हारा है और मैंने इतनी तरक्की सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो हासिल की है। मेरे जन्म के पहले मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी कि ऊपर वाला उन्हें औलाद दे दे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था सिवाय औलाद के। और फिर उनकी शादी के 5 साल बाद ऊपर वाले ने उनकी ये प्रार्थना भी स्वीकार कर ली थी, और फिर मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। मम्मी के जाने के बाद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो हमेशा सबसे यही कहते थे कि मेरा बेटा सुंदर होने के साथ साथ बहुत आज्ञाकारी है। मैं अपने पापा की आंखों का तारा था और उनका सब कुछ था। उनकी जिंदगी मेरे आसपास ही घूमती रहती थी। मेरे पापा की फैमिली का कोई भी हिस्सा हमारे करीब नहीं रहता था। सब लोग आउट ऑफ कंट्री रहते थे। लेकिन मेरे पापा के छोटे भाई, मेरे चाचा जी, जिनका नाम अविनाश मल्होत्रा था, वो इंडिया में ही रहते थे, लेकिन हमारे घर से बहुत दूर, दूसरे शहर में। कभी कभी हमसे मिलने के लिए वो आते जाते रहते थे। अविनाश चाचा जी मुझसे बहुत प्यार करते थे। बचपन में जब भी वो हमारे घर पर आते थे, मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट और टॉयज लेकर आते थे। लेकिन अब मैं बचपन से निकलकर जवानी के दौर में कदम रख चुका था। उनकी भी फैमिली थी, वो चाची और उनकी 3 बेटियां थीं। आज मैं अपने घर पूरे 12 साल के बाद आया था। घर आकर मुझे सुकून मिल रहा था, और सबसे ज़्यादा सुकून मुझे अपने पापा के साथ बैठकर बातें करने में आ रहा था। हमारे घर में लगभग 7 नौकर थे, लेकिन एक नौकरानी थी। वो नौकरानी नहीं, मेरे पापा की बेटी समान थी। उनका नाम दिव्या था, जो 3 साल की उम्र से हमारे घर में अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी और कई सालों से यहाँ पर रह रही थी। दिव्या अंजलि आंटी की बेटी थी। अंजलि आंटी वही औरत थी जो सालों पहले मेरे पापा के पुराने गांव में रहा करती थी। अंजलि आंटी का पति जुए और शराब का बुरी तरह से आदी था। वो शराब पीकर अंजलि आंटी को बुरी तरह से मारता था। एक दिन उसने अंजलि आंटी और अपनी 3 साल की बेटी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, और साथ ही उन्हें तलाक भी दे दी थी। अंजलि आंटी का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो गांव में दर दर की ठोकरें खा रही थी और बहुत बुरी तरह से परेशान थी। गांव का कोई भी इंसान उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब मेरे पापा गांव अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए,
और उन्हें अंजलि आंटी और उनकी बेटी के बारे में पता चला तो उन्होंने अंजलि आंटी की मदद करने का फैसला किया। इस तरह वो अंजलि आंटी और उनकी बेटी को गांव से शहर ले आए थे और उन्होंने हमारे घर में उनको काम करने की नौकरी दे दी थी। मेरे पिता ने अंजलि आंटी और उनकी बेटी की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। अंजलि आंटी हमारे घर के काम करती थी, जिससे उन्हें पैसे भी मिलते थे और सुबह का नाश्ता, 2 वक्त का खाना, यहाँ तक कि रहने की जगह भी दी गई थी। वो बहुत ही खुश थी और मेरे पापा को बहुत सारी दुआएं दे रही थी। मैं इससे पहले 5 साल पहले यहाँ पर आया था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नहीं बल्कि कई कई सालों में घर आता था। एक दिन मुझे पापा ने फ़ोन पर बताया था कि अंजलि आंटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रह सकी। पापा ने उनका बहुत इलाज करवाया था। अब मैंने देखा अंजलि आंटी के बिना घर सूना सूना लग रहा था, क्योंकि वो दरवाजे पर मेरा इंतज़ार करती थी और आते ही मुझे आशीर्वाद देती थी। अंजलि आंटी हमारे घर की नौकरानी नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसी बन गई थी। अब उनकी बेटी अपनी माँ की जगह हमारे घर के सारे काम कर रही थी। मैं अपने रूम में दाखिल होने ही वाला था जब अचानक मेरी नज़र दिव्या पर गई। दिव्या बेहद सुंदर थी। वो एक गरीब माँ की बेटी थी। उसकी माँ के मरने के बाद पापा ने उसे अभी तक हमारे घर में सहारा दिया हुआ था। पापा कहते थे कि उसके लिए अच्छा सा लड़का तलाश करके उसकी शादी करवा देंगे। वो भी मेरे पापा का ख्याल बिल्कुल ऐसे ही रखती थी जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। मुझे देखते ही दिव्या खुश हो गई थी। उसने कहा, कपिल कैसे हैं आप? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी पापा के साथ ढेर सारी बातें करके आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो दिव्या? उसने कहा कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े मालिक मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। दिव्या ने कहा कि यह आपने बिल्कुल ठीक कहा। माँ के जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, मगर बड़े मालिक ने कभी मुझे लवारिस नहीं होने दिया। उसने अपनी आंखें घुमाई और बोली, अच्छा छोड़िए ना ये सारी बातें, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ गया था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मैं जो इतने लंबे समय के बाद अपने घर वापस आया था, अपने पापा के साथ एक एक लम्हे को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा था। मैं बहुत ही खुश था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी खुशियों को बहुत ही जल्द किसी की नज़र लगने वाली है। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। यहाँ इंडिया में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था। उसने मुझे अपने साथ ट्रिप पर जाने के लिए कहा, तो मैं उसके साथ स्विट्ज़रलैंड चला गया था। हम लोग लगभग 20 दिन के टूर पर गए थे। वहाँ अचानक मेरे पास फ़ोन आया और मुझे एक ऐसी खबर दी गई जिसने मेरे दिल को दहलाकर रख दिया था। घर के नौकरों ने फ़ोन करके मुझे बताया कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मैं फ़ौरन से घर आने के लिए निकल गया था, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते कुछ ऐसा हो गया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। पापा को हार्ट अटैक हुआ था और जब तक मैं अस्पताल पहुँचा, पापा की सांसें बंद हो चुकी थी। ये सब देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे पापा जो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मुझे आइडिया भी नहीं था कि पापा के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो उन्हें बिल्कुल ठीक और सही सलामत छोड़ कर गया था। बल्कि उन्होंने ही मुझे मेरे दोस्त के साथ ट्रिप पर जाने के लिए कहा था। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था। उन्होंने कहा, बेटा अभी तुम्हारे घूमने फिरने की उम्र है। जब तुम बिजनेस संभालने लग जाओगे, जिम्मेदारियां उठाने लग जाओगे, तब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए तुम जितना चाहे उतना अपनी लाइफ को एंजॉय कर लो, क्योंकि मैं अपना सारा बिजनेस तुम्हारे नाम करने वाला हूँ और अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारे सर पर डालने वाला हूँ। मगर इससे पहले ही पापा जा चुके थे। मैं उस दिन बहुत रोया था, इतना ज़्यादा रोया था कि मेरी हालत बेहाल हो गई थी। शायद मैं अपनी माँ के मरने पर भी इतना नहीं रोया था जितना पापा की मौत पर। मैं हमेशा से ही आउट ऑफ कंट्री रहा था, इसलिए मैं इस कंट्री की चालाकियाँ और लोगों के चेहरे पढ़ना नहीं जानता था। पापा हमेशा से ही यही चाहते थे कि उनकी बात मैं उनका कारोबार संभालूं, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। पापा को हार्ट अटैक हुआ था। मुझे बेहद अफसोस था कि मैं उनके अंतिम समय में उनके साथ नहीं था। उनकी मौत ने पूरे घर को एक सदमे में डाल दिया था। सारे नौकर, घर की एक एक दीवार, सब कुछ गम में डूबा हुआ था। मैं तो जैसे अनाथ ही हो गया था। मेरे सर से पिता का साया क्या उठा, मैं बिल्कुल अकेला रह गया। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में मेरे चाचा जी अविनाश मल्होत्रा, जो मेरे पापा की मौत पर हमारे घर आए हुए थे,
उन्होंने मुझे सहारा दिया और कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। चाचा भी तो आखिर पिता ही होता है। उन्होंने मुझे दिलासा दिया था और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वो फूट फूट कर रो रहे थे। कहने लगे कि बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी चाची अपनी ही जिंदगी में व्यस्त रहती है। उसने मेरी बेटियों को भी अपनी तरह ही बना लिया। मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ। शायद हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। अब मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा ताकि तुम्हें अकेलापन महसूस न हो और भैया की भी ज्यादा याद न आए। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा बेटा। मैं जो पहले से ही सदमे में बेहाल था, चाचा जी की तसल्ली और उनके सहारे से काफी सुकूनदायक हो गया था। मैं भी उनके सीने पर सर रखकर रोने लगा था। चाचा की आंखों में उस समय जो चमक थी वो मेरी हमदर्दी के लिए काफी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आखिर चाचा जी के दिल में क्या चल रहा है। मेरी जिंदगी में बदलाव तो तब आया जब चाचा जी ने हमारे घर में रहते हुए धीरे धीरे हमारे घर की हर चीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बिना बताए धीरे धीरे पापा के बिजनेस और उनकी सारी जमीन जायदाद में अपना हाथ डालना शुरू कर दिया था। मैं जो पापा के सदमे में डूबा हुआ था, वो हमेशा मुझे यही कहा करते थे कि बेटा, तुम घर में आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहता था कि चाचा जी, मैं ऑफिस जाकर पापा का बिजनेस संभालना चाहता हूँ। लेकिन चाचा जी कहते थे कि बेटा, तुम परवाह मत करो, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी जानते ही क्या हो बिजनेस के बारे में, मैं सब संभाल लूंगा, तुम आराम करो। वैसे भी सारी जिंदगी तुम्हें अपने पिता का कारोबार ही तो संभालना है। चाचा जी क्या चाल चलने जा रहे थे, मैं नहीं जानता था। इकलौता एक चाचा जी का ही रिश्ता मेरे पास बचा था। मैं उन पर अंधा भरोसा करने लगा था और बिजनेस के मामले से दूर होता जा रहा था। और यही मेरे चाचा जी की पहली चाल थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे अकेला करना शुरू किया। उन्होंने घर के पुराने नौकरों को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया था। और जब नंबर दिव्या का आया तो मैं हैरानी रह गया था कि चाचा जी दिव्या को घर से क्यों निकाल रहे हैं। मैं उस समय अपने कमरे में बैठा मूवी देख रहा था जब दिव्या रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि कपिल जी, प्लीज मुझे बचा लो, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि मैं उसे देखकर डर गया था। मैंने कहा, क्या हुआ दिव्या, क्या बात हो गई है, कौन तुम्हें निकाल रहा है? उसने मुझे बताया कि छोटे साहब। वो चाचा जी को छोटे साहब कहती थी क्योंकि अक्सर चाचा जी हमारे घर आते जाते रहते थे, इसलिए वो उनको बहुत अच्छे से जानती थी। दिव्या ने कहा, उन्होंने घर के सारे पुराने नौकरों को निकाल दिया, अब उनकी नज़र मुझ पर है। वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपना सारा सामान बांधकर यहाँ से चली जाऊँ। आप ही मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? मेरा इस दुनिया में इस घर के अलावा कोई भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? आप ही मेरी कोई मदद कीजिए। मैंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ। उन्होंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया है। वो चाहते हैं कि घर में सारे नए नौकर आएं क्योंकि पुराने सारे नौकर पापा के पीछे बहुत लापरवाही से काम कर रहे हैं। लेकिन तुम तो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो। मैं चाचा जी से अभी बात करता हूँ कि वो तुम्हें घर से ना निकाले। तुम फिक्र मत करो और रोना बंद करो। मैं फौरन ही चाचा जी के पास गया और उनसे कहा कि चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? आपने दिव्या को घर से निकल जाने के लिए कहा। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आए और अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहने लगे कि हाँ बेटा, मैंने दिव्या को यहाँ से जाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि अब भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे, तुम यहाँ अकेले रहते हो। इस घर में सिर्फ भरोसेमंद लोगों को रखना चाहता हूँ और इस लड़की पर तो मुझे शुरू से ही भरोसा नहीं है। मैंने दिव्या की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चाचा जी, दिव्या बहुत अच्छी है, उसने हमेशा पापा का ख्याल रखा। चाचा जी कहने लगे कि नहीं बेटा, तुम्हें लोगों को परखने की समझ नहीं है। बेटा, सारी जिंदगी इसकी माँ तुम्हारे पापा की कमाई पर पलती रही और अब ये लड़की, तुम नहीं जानते कि ये लड़की किस मकसद से यहाँ है। देखो बेटा, मुझे इस लड़की पर विश्वास नहीं है। अभी मैं कुछ कहता इससे पहले ही दिव्या चाचा जी के कदमों में बैठकर रोने लगी थी। छोटे साहब, मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने चाचा जी की तरफ देखा और इशारा करते हुए कहा कि प्लीज चाचा जी। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। इस तरह घर के सारे नौकर निकल जाने के बाद नए आ गए थे। अगर कोई पुराना बचा था तो वो थी दिव्या। यहाँ से चाचा जी की नई चाल शुरू हो चुकी थी। दरअसल उनका मकसद मेरे पिता की सारी जायदाद को अपने नाम करवाना था और मैं उनके रास्ते की रुकावट बन रहा था। वो मुझे जान से तो नहीं मार सकते थे
क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुलिस केस बनेगा और फिर वो कानूनी कार्यवाही में फंस जाएंगे। फिर लोग भी उन पर शक करेंगे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने जो नए नौकर रखे थे वही खाना बनाया करते थे। उनके हाथ का बना हुआ खाना खाकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर के अंदर कमजोरी बढ़ती जा रही है। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लगता था। न किसी से बात करना अच्छा लगता, न किसी से मुलाकात करना अच्छा लगता। बस मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था। रोशनी से मुझे नफरत होने लगी थी। मैं खोया खोया सा रहता था। एक नौकर आता और मुझे खाना देकर चला जाता था। चाचा जी तो जैसे कमरे में आना ही भूल गए थे। उनको देखे हुए मुझे कई कई दिन गुजर गए थे। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। एक दिन तो मेरे साथ बहुत ही अजीब हुआ। मैं टांगों के बीच अपना चेहरा छुपाकर बैठा हुआ था। मेरे कमरे में घुप अंधेरा रहता था क्योंकि रोशनी मेरी आंखों को काटने लगी थी। बाहर की खिड़की जहां पर पर्दा लगा हुआ था वहां अचानक मुझे लगा जैसे कोई है। मैं बुरी तरह से डर गया और चिल्लाने लगा कि कौन है वहां। मैं डरते हुए धीरे धीरे चलते हुए खिड़की की तरफ आया और जैसे ही मैंने खिड़की का पर्दा हटाया तो एक खतरनाक चेहरा मेरे सामने आया। मैं जोर से चिल्लाया। मैंने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली। जैसे ही मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो पाया कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। मैं सच में पागल हो गया था या फिर मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया था। यही नहीं, एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी नींद से जागते ही कोई मेरे बराबर में खड़ा हुआ है। लेकिन जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो वो फिर से गायब हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं या तो नींद में रहता था या फिर होश में भी नहीं होता था। एक दिन नौकर जब मुझे खाना देकर गया तो कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर गया तो बाहर की दुनिया जैसे मुझे बहुत नई लग रही थी क्योंकि मैं लगभग 4 महीने बाद अपने कमरे से बाहर निकला था। अक्सर मैं सोता रहता था और कमरे का दरवाज़ा भी तो बंद रहता था और फिर अब धीरे धीरे मुझे अंधेरा ही अच्छा लगने लगा था। मगर अब कमरे से बाहर निकलकर मेरी आंखों को चकाचौंध लग रही थी। मैं अपनी आंखों पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक अजीब सी कमजोरी, एक अजीब सा डर मुझे इस कमरे से बाहर निकलकर सता रहा था। मैं बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी आंखें जल रही हैं। ये रोशनी मुझे बुरी लग रही है। मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था जब अचानक दिव्या दौड़ती हुई मेरे करीब आई और कहने लगी कि कपिल जी आप घबराओ मत, मैं आपको अभी कमरे में लेकर चलती हूँ। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और मुझे कंधे से पकड़कर कमरे के अंदर ले गई और उसने फुर्ती के साथ कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं तो अपनी आंखों की जलन की वजह से ज़मीन पर ही गिर गया था और रो रहा था। दिव्या ने मुझे तसल्ली दी और मेरे चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ करते हुए कहने लगी कि चुप हो जाइए कपिल जी, बिल्कुल खामोश हो जाइए वरना नौकर कमरे में आ जाएगा। मैं बहुत दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ मगर मुझे आपसे दूर रहने को कहा गया है। मैं उस समय बिल्कुल भी होश में नहीं था। वो मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी और कहने लगी कि कपिल जी प्लीज़ होश में आइए, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, शोर मत कीजिए। मैंने कहा दिव्या मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे रोशनी बुरी लग रही है। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कपिल जी मैं जानती हूँ आपके साथ ये सब क्यों और कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। वो जल्दी से उठी और मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आई। मैं पानी नहीं पीना चाहता था लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती पानी पिलाया और कहने लगी कपिल जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा ये तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। उसने कहा प्लीज़ मेरी बात का विश्वास कीजिए, पानी पीजिए और तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिए। मैंने उसकी जिद करने पर पानी का ग्लास हाथ में लिया। 2 घूंट पानी बड़ी मुश्किल से हलक से उतरे थे। पानी पीने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। दिव्या ने अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे पर आते हुए पसीने को साफ करते हुए कहा मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। आपकी जान को खतरा है और ये खतरा आपको किसी और से नहीं बल्कि आपको अपने ही चाचा से है। मैंने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा ये तुम क्या कह रही हो दिव्या। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कपिल जी। आपने क्या कभी अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं दिया?
पहले आप बिल्कुल ठीक रहते थे, लेकिन जब से मालिक की मौत हुई है और आपके चाचा इस घर में आए हैं, तब से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने उनको कई बार आपको बर्बाद करने की प्लानिंग करते हुए सुना है। वो नौकरों के ज़रिए आपको खाने में एक ऐसी दवाई मिलाकर दे रहे हैं, जिसका असर धीरे-धीरे आप पर हो रहा है, ताकि किसी को शक न हो। ये दवाई आपके दिमागी संतुलन को ख़राब करने की दवाई है, जिसकी वजह से आप नशे में रहते हैं, आपको अजीब-अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं और दिन-ब-दिन आपका शरीर कमज़ोर पड़ता जा रहा है। यही वजह है कि आपको रोशनी बुरी लगती है। क्या आप जानते हैं कि ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? मैं अनजानों जैसी शक्ल बनाकर कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। उसने कहा, क्योंकि आप मालिक की सारी जायदाद के इकलौते वारिस हैं। मालिक तो नहीं रहे, लेकिन उनकी जायदाद यहाँ पर है। इसलिए उनके भाई की आपकी इस जायदाद पर और मालिक के कारोबार पर गंदी नियत है। वो इंसान ये सब कुछ अपने नाम करवाना चाहता है, आपको पागल साबित करके और आपका इस दुनिया से नामो निशान मिटाकर। दिव्या की बात सुनकर मैं गुस्से से भड़क उठा था। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो लड़की? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम ये सब इसीलिए कह रही हो ना कि चाचा जी तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे थे? तुम इस बात का बदला ले रही हो ना उनसे? दिव्या कहने लगी कि नहीं नहीं कपिल जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आपको। अगर मुझ पर विश्वास नहीं होता तो आप जरा अपनी हालत पर ध्यान दीजिए। पहले भी आप यहाँ आते थे, पहले भी इस घर के नौकर आपको खाना देते थे। क्या पहले आपकी कभी ऐसी हालत हुई जैसी अब हो गई है? आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपका मानसिक संतुलन आपके चाचा जी खराब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे वो आपको पागल साबित करेंगे और फिर उसके बाद जब वो दवाई जो आपके शरीर को और दिमाग को कमज़ोर कर रही है, वो आपके शरीर के एक-एक हिस्से में बैठ जाएगी, तब आपकी सांसें भी बंद हो जाएंगी और फिर वो इंसान जीत जाएगा। ये सारी दौलत और ये सारा कारोबार। न जाने क्यों दिव्या की बातों पर मैं चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी, वो मुझे ठिठकने पर मजबूर कर रही थी। ये बात भी ठीक थी कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। चाचा जी मेरे कमरे में आते थे, मुझे तसल्ली देते थे, मगर कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वो मुझे खुद दवाई लाकर देते थे और कहते थे कि बेटा, तुम्हें डर लगता है, तुम्हें लगता है कि इस कमरे में कोई है, तो ये सब तुम्हारा वहम है। इसीलिए क्योंकि तुम अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर नहीं आए हो। मैं चाचा जी की बातों पर विश्वास कर लेता था, मगर ये आवाज़ और साया मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे और ये भी सच था कि मैं सच में पागल हो रहा था। दिव्या ने मुझे बताया कि आपके चाचा जी अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों को बता चुके हैं कि आप पागलों जैसी हरकतें करने लगे हैं। इस वजह से आपको कमरे में बंद किया जाता है और इस बात के गवाह इस घर के नौकर हैं। देखिए कपिल जी, मैं मालिक की बहुत इज्जत किया करती थी। वो मेरे लिए मेरे पिता समान थे। आप उनके बेटे हैं, उनकी इकलौती निशानी। मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ बुरा हो। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, कोई भी अगर आपके बारे में अविनाश साहब से कुछ पूछता है, तो वो सबको यही बताते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि वो आपका बहुत इलाज करवा रहे हैं, मगर पिता की मौत ने आपको पागल कर दिया। मैं इस घर में खामोशी से ये सब कुछ देख रही हूँ और अब तो मैं समझ भी गई हूँ। मैं किसी भी तरह आपके कमरे में आना चाहती थी, लेकिन आपके कमरे का बाहर से ताला लगा दिया जाता है, जिसकी चाबी भी अविनाश साहब अपने ही पास रखते हैं। मैं कई बार आपके कमरे में आने की और आपसे मिलने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार नाकाम रही। मगर आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आपको सब कुछ सच-सच बता सकूं। मैं जानती हूँ कि आप पागल नहीं हैं, बस आप ध्यान रखिए। ये लोग आपको जो खाना दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। दिव्या की मैं सारी बातें सुन चुका था, लेकिन मैं अभी भी दवाई के असर में था और मैंने गुस्से से दिव्या को झिड़क दिया और उसे अपने कमरे से जाने को कहा। मैंने उसे कहा कि ये तुम मेरे चाचा के खिलाफ मेरे कान भरना चाहती हो। वो मेरे पिता की जगह हैं, वो मेरा बुरा कैसे सोच सकते हैं? निकल जाओ तुम यहाँ से। इस तरह दिव्या मायूस होकर वहाँ से चली गई थी। उसे एहसास हो गया था कि जाल बहुत मजबूत बुन दिया गया है। अब मैं काफ़ी हद तक बीमार हो चुका था और जब चाचा जी को ये यकीन हो गया कि मेरा दिमाग भी काम करना बंद हो गया और फिर लोगों को भी मेरी झूठी पागल होने की रिपोर्ट्स उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, तो लोगों को भी विश्वास होने लगा कि चाचा जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर मुझसे कोई मिलने आता तो उसके सामने चाचा जी कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करते थे जिससे मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं पागलों जैसी हरकत करने लगता था। यह हरकत इस बात की गवाही बन जाती थी कि मैं सच में पागल हो गया हूँ
और मुझे कमरे में बंद रखना ही बेहतर है। एक दिन वकील साहब चाय पर आए हुए थे। चाचा जी उनको मेरी हालत दिखाने के लिए मेरे कमरे में ले आए थे। मैं खामोशी से बैठा हुआ था और खोया हुआ था। जब चाचा जी ने वकील साहब से कहा कि भैया ने जायदाद के कुछ फैसले गलत किए थे, शायद बुढ़ापे में उनकी अकल उनका साथ नहीं दे रही थी। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा था। मैं अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। मैंने गुस्से में आकर चाय का कप जमीन पर दे मारा और चाचा पर झपटने लगा और कहा कि खबरदार, जो मेरे पिता के बारे में बकवास की तो। चाचा तो वैसे भी इसी इंतजार में बैठे हुए थे। उन्होंने फौरन खुद को लाचार जाहिर किया और पीछे हट गए, जबकि वकील अपनी आंखों से ये सब कुछ देख चुका था। मुझे नौकरों ने पकड़ा था। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिस पर चाचा जी का कहना था कि ये इसी तरह से मुझ पर जानलेवा हमला करता है, तभी तो मैं इसे कमरे में बंद रखता हूँ। इस हादसे ने मेरे पागलपन पर मोहर साबित कर दी थी। अब हर कोई मान गया था कि मैं खतरनाक पागल हो चुका हूँ। अब मुझे कमरे में जंजीरों से बांध दिया गया। मैं तो अपने होश खो बैठा था, लेकिन दिव्या ने कसम खा ली थी कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। बंद कमरे में मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। मैं कमरे में खुद से बातें करता था, रोता था, हंसता था। दवाइयों के असर ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मेरा शरीर कमजोर हो गया था और आंखें वीरान हो गई थी। ये सब देखकर दिव्या का दिल रोता था। वो मेरे पिता के एहसानों का बदला चुकाना चाहती थी। एक समय था जब मेरे पिता ने दिव्या और उसकी माँ की बहुत मदद की थी और सारी जिंदगी उन लोगों को अपने घर पर रखा था और उनका सहारा बन गए थे। यही वजह थी कि दिव्या अपने मालिक के बेटे की मदद करना चाहती थी। उसने दोबारा से कई बार कोशिश की कि वो मुझ तक पहुंचे, मगर पहरा सख्त था। फिर वो रात आई जिसे मेरे चाचा जी ने आखिरी वार के लिए चुना था। उन्होंने अपना सर दीवार से जख्मी कर लिया, अपने हाथों पर ब्लेड मार लिए और अपने कपड़े फाड़ लिए। फिर उन्होंने खुद ही घर में मौजूद सामान तोड़ना शुरू कर दिया और जोर जोर से चीखने लगे, बचाओ बचाओ, कपिल मुझे मार डालेगा, ये पागल हो गया है। उनकी चीखें सुनकर घर के सारे नौकर और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने देखा कि चाचा जी जख्मी हालत में हैं और मैं ये सब अपने कमरे के दरवाजे पर हैरानी से खड़ा हुआ देख रहा हूँ। मेरे हाथ में थोड़ी देर पहले ही नौकर मुझे फल काटने के लिए चाकू दे गया था। शोर की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे की तरफ आया तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बाहर हाथ में चाकू लेकर ही आ गया था। सब लोगों ने जब मेरे हाथ में चाकू और चाचा जी को जख्मी देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैंने ही उन पर हमला किया है। इस तरह लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। मैं बुरी तरह से चीख रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मगर किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। दिव्या भी वहां पर मौजूद थी और मेरा बचाव कर रही थी। चाचा जी ने भी नाटक रचाया और सबके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे भतीजे से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये बीमार है, इसे पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहा है, मगर अब मैं इसे घर में नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरी जान ले लेगा और कल को किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये घर मेरे बड़े भाई का है, मैं इस घर की हिफाजत खुद करूंगा। इस तरह मेरे पापा के कुछ करीबी दोस्त, उनके जान पहचान वाले और हमारे कुछ रिश्तेदार, उन्होंने मिलकर मीटिंग की और तय हुआ कि मुझे शहर के सबसे बड़े पागल खाने में दाखिल करवाया जाए ताकि मैं समाज के लिए खतरा न बनूं। दिव्या जो मेरा बचाव करना चाहती थी, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया और ये पक्का था कि जैसे ही मैं इस घर से निकलकर पागल खाने जाऊंगा, दिव्या को भी इस घर से निकाल दिया जाएगा। जब मुझे पागल खाने ले जाया जा रहा था, तब मैंने देखा कि दिव्या की आंखों में आंसू थे और तब मुझे विश्वास हुआ कि दिव्या ने मुझे जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल सच था, लेकिन मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगर मैं उसकी बात पर विश्वास कर लेता तो शायद वो मेरी मदद कर देती और मुझे ये दिन देखना न पड़ता। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, ये मेरे पापा का घर है। मैंने चाचा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये आदमी मेरे पिता की जायदाद हड़पना चाहता है, उनकी हर चीज़ पर अपना कब्जा करना चाहता है। इस पर चाचा जी ने कहा कि देखा आप लोगों ने कि बीमारी से कैसी कैसी बातें सिखा रही है। ये अपने चाचा पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जिसने हमेशा इसका ख्याल रखा, इसे अपने सीने से लगाकर रखा। पागल खाने की गाड़ी बंगले के बाहर खड़ी हुई थी। उसमें सफ़ेद ड्रेस वाले दो वार्ड बॉय थे, जिनके हाथों में रस्सियाँ और जंजीरें थीं। मैंने उन्हें देखकर भागने की कोशिश की थी, मगर मुझे दबोच लिया गया था और ज़बरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी की तरफ लाया गया।
मैं अपने पिता के घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर ताकत के नशे में चूर मेरे चाचा जी और उनके खरीदे हुए लोग मुझ पर भारी पड़ गए थे। मैंने देखा कि चाचा जी के चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट थी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने से पहले मैंने आखिरी बार अपने घर की दीवारों को देखा था, मगर गाड़ी में बैठने से पहले दिव्या दौड़ती हुई मेरे करीब आई थी और मेरे गले से लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। उसने मुझे बड़ी मजबूती से गले लगाया था और अपना मुंह मेरे कानों के करीब लाते हुए कहने लगी, मैंने आपकी जेब में एक कागज़ डाल दिया है, अपना ख्याल रखना, यही आपकी वापसी का रास्ता है, हिम्मत मत हारना। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। मेरी समझ नहीं आई थी कि दिव्या ने मुझसे क्या कहा है, क्योंकि मेरा दिमाग बंद हो चुका था। वहां पर मौजूद आदमियों ने दिव्या को मुझसे खींचते हुए दूर हटाया और फिर मुझे गाड़ी में बैठाया गया। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया और गाड़ी धूल उड़ाती हुई बंगले से दूर चली गई। मैं जानता था कि मेरे चले जाने के बाद मेरे चाचा जी को बहुत खुशी हुई होगी। मैं पागल खाने आ चुका था। चाचा जी को लगता था कि मेरी वापसी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरी जेब में वो कागज़ मौजूद था जिसकी हकीकत से मैं खुद भी अनजान था और चाचा जी भी बेखबर थे। उन्होंने अपने भतीजे को नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी को चुना था। मेरे जाने के बाद चाचा जी ने अपने परिवार को हमारे घर में रहने के लिए बुला लिया था। दिव्या को चाचा जी घर से निकालना चाहते थे, लेकिन दिव्या ने बड़ी चालाकी के साथ चाची का दिल जीत लिया और वो फिर से उस घर में टिक गई, क्योंकि चाची के आगे तो चाचा जी की भी नहीं चलती थी। चाचा जी ने देर न करते हुए जल्द ही वकील को बुलाकर जायदाद के कागजात तैयार करने का हुक्म दिया, जिसमें मुझे पापा की जायदाद से बेदखल किया जाना था। हमारे घर की एक एक चीज़ बदल दी गई। मेरे पिता के कारोबार पर, घर की एक एक दीवार पर चाचा जी ने अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन वो ये सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे थे, कानूनी मुताबिक नहीं। उनको ऐसा लगता था जैसे उनके पास दौलत का वो खजाना आ गया जिसके सपने वो बचपन से देख रहे थे, और उधर मैं पागल खाने की काल कोठरी में बंद था। मैं रोता रहता था और ऊपर वाले से इंसाफ की गुहार लगा रहा था और इस उम्मीद पर जिंदा था कि मेरी मदद के लिए कोई ज़रूर आएगा। चाचा जी ने मेरे पिता के बिजनेस पर भी अपना कब्जा कर लिया था और वो उनके बिजनेस को गलत तरीके से चला रहे थे। फिर चाचा जी ने एक फैसला किया और यही फैसला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने जा रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो सब कुछ बेचकर विदेश चले जाएंगे और इस तरह ढेर सारा पैसा उनके पास आ जाएगा। मगर यहाँ एक कानूनी रुकावट थी। ये सारी जायदाद कागजात में अभी तक मेरे नाम पर थी और चाचा जी सिर्फ उस सब की रखवाली कर रहे थे। और रखवाली तो कोई भी कर सकता है, मगर उसे बेच नहीं सकता जब तक कि अदालत की इजाज़त न हो और पावर ऑफ अटॉर्नी न हो। इसी तरह 4 महीने गुजर गए थे। मैं अभी तक पागल खाने में था। दूसरी तरफ दिव्या मुझे पागल खाने से निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी और चाचा जी के मकसद को भी नाकाम करने की प्लानिंग कर चुकी थी। चाचा जी को याद आया कि जब मैं नशे में रहता था तब उन्होंने अपने वकील और एजेंट के जरिए कुछ कागजात पर मेरे अंगूठे लगवा लिए थे, या कम से कम उन्हें यही याद था कि उन्होंने नशे की हालत में या धोखे से मेरे अंगूठे लगवाए थे ताकि समय पर उनके काम आ जाएं। वो कागजात चाचा जी के पास उनकी तिजोरी में सलामत रखे हुए थे। वो भागे भागे तिजोरी के पास गए और पुरानी फाइल निकाली जिस पर धूल जमी हुई थी। उन्होंने फाइल खोली तो अंदर वो स्टाम्प पेपर मौजूद थे जिन पर लिखा हुआ था कि कपिल अपनी मर्जी से अपनी खुशी और होशो हवास में अपनी सारी जायदाद अपने चाचा अविनाश को देता है। उनके कागजात के नीचे अंगूठों के निशान थे, जिसे देखकर चाचा जी की आंखों में चमक आ गई थी। उन्हें लगा कि उनकी मुश्किल हल हो गई, क्योंकि कुछ समय पहले वो नशे की हालत में उन पेपर्स पर मेरे अंगूठों के निशान पहले ही ले चुके थे। वो शहर के सबसे बड़े वकील के पास गए। वकील साहब ने कागज देखे तो कहा, पेपर तो ठीक लग रहे हैं, जायदाद का मालिक पागल खाने में है, इसलिए हमें अदालत में इजाज़त लेनी होगी ताकि कल को कोई ऑब्जेक्शन न उठा सके, और हमें अदालत के सामने ये मुद्दा रखना होगा कि कपिल के इलाज के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, वो होश में नहीं है, इसलिए आपको अपने भाई की सारी जायदाद को बेचना पड़ रहा है। और सबूत के तौर पर हम ये पेपर्स मौजूद करेंगे कि कपिल ने पागल होने से पहले आपको इन पर अंगूठे लगाकर दिए थे। चाचा जी को वकील की बात सुनकर विश्वास हो गया था कि जज उनके हक में फैसला देगा, क्योंकि उनके पास सबूत मौजूद था। अदालत की कार्यवाही शुरू हो गई थी। चाचा जी ने पैसा पानी की तरह बहाया था ताकि तारीख जल्दी मिले और फैसला उनके हक में आ जाए।
फिर वो दिन भी आ गया था जब अदालत का कमरा भरा हुआ था। दिव्या जो अपना प्लान तैयार करके बैठी हुई थी, वो भी अदालत पहुंची थी। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई थी। चाचा जी खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज इस अदालत में क्या होने वाला है। कार्यवाही शुरू की गई। चाचा जी को कटघरे में बुलाया गया। उनके चेहरे पर लाचारी का मास्क चढ़ा हुआ था। चाचा जी के वकील ने कहा कि जज साहब, मेरे प्रोसिक्यूटर अपने भतीजे कपिल के इकलौते रिश्तेदार हैं। वो पिछले 1 साल से अपना दिमागी संतुलन खो चुका है और पागल खाने में 4 महीने से उसका इलाज हो रहा है। अब तक उसके इलाज में काफ़ी सारा पैसा खर्च हो चुका, लेकिन अब उसके इलाज का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और जायदाद की देखभाल भी मुश्किल हो रही है। इसलिए मेरे प्रोसिक्यूटर इस जायदाद को बेचना चाहते हैं ताकि कपिल का बेहतर इलाज विदेश में कराया जा सके। 1 साल पहले जब कपिल को लगा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तब उसने अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी जायदाद अपने चाचा जी के नाम कर दी थी, जिसके कागजात इस फाइल में मौजूद हैं। जज साहब ने कागजात देखे और पूछा, क्या आपको यकीन है क्या ये पेपर्स असली हैं और कपिल ने अपने होशो हवास में इन पर अंगूठा लगाया था? चाचा जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जी जी जज साहब, मुझे पूरा विश्वास है, ये कागज़ बिल्कुल असली है। मेरा भतीजा मुझ पर बहुत भरोसा करता था। जब उसे लगा कि उसका दिमाग कमज़ोर हो रहा है, तो उसने खुद ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। चाचा जी के वकील ने आगे कहा, जज साहब, अगर अदालत चाहे तो इन अंगूठों के निशान की जांच हो सकती है। हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। चाचा जी दिल ही दिल में खुश हो गए थे कि वकील ने बहुत अच्छी बात कही। अब जज साहब को विश्वास हो जाएगा। दूर खड़ी दिव्या ये सब कुछ देख भी रही थी और सुन भी रही थी, और अब वो होने वाला था जिसे देखकर सबके होश उड़ाने को तैयार थे। जज साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई थी। उन्होंने फाइल बंद की और अपने असिस्टेंट को इशारा किया। थोड़ी देर के बाद अदालत का पीछे वाला दरवाज़ा खुला और वहां से 2 पुलिस इंस्पेक्टर एक व्हील चेयर को धकेलते हुए अंदर लाए थे। उस व्हील चेयर पर कोई और नहीं बल्कि मैं ही बैठा हुआ था। मैं जो आज पूरे 4 महीने बाद चाचा जी के सामने आया था, कमज़ोर हालत में। मुझे देखकर चाचा जी भी चौंक गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुलाकात मुझसे अदालत में होगी। जज साहब ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, क्या ये वही कपिल है जिसके जायदाद का मुकदमा चल रहा है? चाचा जी ने कहा कि जी जी, ये मेरा भतीजा है। जज ने आगे कहा, आपके वकील ने अंगूठे की जांच करवाने को कहा था। अदालत में आपकी दरख्वास्त दायर होते ही ये कागजात फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए थे और मेरे ओरिजिनल अंगूठे के निशान भी लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए थे। जज साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट मुझे आज सुबह ही मिली है, जो कि एक बहुत बड़े फ्रॉड की निशानी है। ये निशान कपिल के नहीं, किसी और के हैं। सच ये है कि आपने कपिल के साथ अत्याचार किया है। आपने कपिल के साथ जो कुछ भी किया है, इसकी गवाह हमारे पास मौजूद है, जिसके पास सबूत भी है और गवाह भी। ये सुनते ही चाचा जी के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उन्होंने हकलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? कौन है वो? मैंने तो खुद। वो इतना कहते कहते रुक गए थे। जज ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, लेबॉर्ट्री से कोई गलती नहीं हुई अविनाश जी, गलती आपसे हुई है। ये शायद आपको धोखा हुआ है। कपिल अपना बयान देने के लिए तैयार है और ये कागज का टुकड़ा। जज साहब ने कहा, दिव्या को कटघरे में लाया जाए। ये सुनकर तो चाचा जी के होश ही उड़ गए थे। दिव्या को जब कटघरे में लाया गया तो उनके माथे पर पसीना आने लगा। सबसे पहले तो दिव्या ने अपना फ़ोन जमा करवाया, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस थी जिसमें चाचा जी अपने लंदन वाले दोस्त से बात कर रहे थे और उसे उस दवाई का कह रहे थे जो वो मुझे खाने में मिलाकर नौकरों के ज़रिए भिजवा रहे थे। वो दवाई इंडिया से नहीं बल्कि लंदन से आ रही थी। ये दवाई इतनी ख़तरनाक थी कि मेरे दिमाग को इस दवाई ने पूरी तरह से काबू में कर लिया था। उस वीडियो में दवाई के बारे में पूरी बात हो रही थी और मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी जज साहब के सामने पेश की गई। फिर दिव्या ने बताया कि वो मेरे चाचा जी के बारे में सब कुछ जानती थी। वो मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो लाचार थी और अकेली थी। लेकिन जब मैं पागल खाने चला गया तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसके लिए काफ़ी रिस्की था। चाचा जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि दिव्या ऐसा भी कुछ कर सकती है। दिव्या ने खामोशी से पुलिस का सहारा लिया और पुलिस को लेकर पागल खाने चली गई थी, जहां पर मैं बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। वहां अस्पताल का एक डॉक्टर, डॉक्टर मिश्रा, जिनके हाथ में मेरा केस था, वो चाचा जी से पैसे खाया हुआ था। वो पागल खाने में मेरा इलाज नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे गलत दवाइयाँ दे रहा था।
दिव्या ये बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने पागल खाने के ओनर से बात की और पुलिस के थ्रू मेरी एक एक चीज़ की रिपोर्ट निकलवाई। और पागल खाने के ओनर ने मेरी तलाशी ली, जिसमें मेरे कपड़ों में से एक कागज़ का टुकड़ा बरामद हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, जालसाज अपनी चाल में खुद फंसेगा। ये कागज़ का टुकड़ा भी फाइल का हिस्सा बन गया और फिर मेरा इलाज एक अच्छे अस्पताल में हुआ, जहाँ से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था। और ठीक होने के बाद मैंने अपने सारे बयान दे दिए। ये सब करना दिव्या के लिए आसान काम नहीं था। मुझे लगता था कि दिव्या अनपढ़ लड़की है, मगर मेरे पिता की वजह से उसने 12वीं तक की शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद वो अपनी माँ के मर जाने के बाद हमारे घर में कामकाज में लग गई थी और फिर उसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। उसके स्कूल की एक दोस्त थी जो कमिश्नर की बेटी थी। उसने अपने दोस्त की मदद ली और पुलिस वालों को पागल खाने तक ले गई थी। डॉक्टर मिश्रा जो चाचा जी के खरीदे हुए आदमी थे और मेरी जान को पागल खाने में भी खतरा पहुंचा रहे थे, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन इस बात से चाचा जी भी अनजान थे कि मुझे पागल खाने से निकलकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वहां मेरा अच्छा इलाज हुआ और फिर मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया कि ये सब कुछ चाचा जी ने जानबूझकर किया। और फिर जब चाचा जी ने खुद कदम बढ़ाया और जायदाद बेचने का फैसला किया, तो यहाँ हमें मौका मिला कि सब कुछ अब चाचा जी से छुपा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके सामने आ जाना चाहिए। दिव्या ने कटघरे में खड़े होकर जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर चाचा जी के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। दिव्या इतनी समझदार थी कि उसने हिम्मत दिखाई, हार नहीं मानी और उसने वफा निभाई। चाचा जी सारी सच्चाई सुनकर दंग रह गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। और फिर मेरे बयान लिए गए, जिसमें मैंने अदालत में सारे लोगों के बीच खड़े होकर चाचा जी के खिलाफ गवाही दी और बताया कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया और मुझे किस तरह पागल खाने तक पहुंचाया। मगर चाचा जी हैरान थे कि अगर कागजात पर मौजूद अंगूठों के निशान मेरे नहीं हैं, तो फिर किसके हैं। ये जवाब उनको दिव्या ने दिया और कहा कि मैं तो आपकी चाल को पहले से ही जानती थी अविनाश साहब। मैं आपको मामूली लड़की लगती थी, लेकिन देखिए मुझे, ये लड़की क्या क्या कर सकती है। आपको क्या लगता था कि मैं एक जाहिल हूँ, कुछ नहीं जानती? जिस वकील के पास आप गए थे और जायदाद के कागज तैयार करवाए थे, उसके साथ ही भी मैं आपकी सारी बातचीत सुन चुकी थी और आपकी चाल को बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। उस रात जब आप कपिल जी के कमरे में गए थे, जब वो बहुत ज्यादा नशे में थे, तब आप अपने साथ घर के नौकर को ले गए थे, लेकिन मैंने उस नौकर को ही खरीद लिया था। उसको थोड़े से पैसों का लालच दिया और उसको आपके खिलाफ कर दिया। जब वो आपके साथ कमरे में गया और आपने कपिल जी के अंगूठों के निशान कागजात पर लेने की कोशिश की, तो आपको पता भी नहीं चला कि कब मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और आप जो कपिल जी का हाथ पकड़कर अंगूठा कागजात पर लगाने को तैयार थे, अंधेरे में नौकर ने जल्दी से वो कागज बदल दिए और मालिक की जिस कंपनी को आप हड़पना चाहते थे, वहां के एक पुराने वफादार नौकर ने आपसे किसी फाइल पर बातों ही बातों में अंगूठा लगवा लिया। आपको याद होगा, उसने आपको बताया था कि किसी कंपनी को अप्रूवल देना है जिसमें आपके अंगूठे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने अंगूठा लगा दिया था। हमने कागज़ बदल दिए। आपको क्या लगता है कि मैं गरीब नौकरानी, मेरे पास पैसा नहीं होगा? मैं भले ही गरीब थी, मगर मालिक ने मेरे बारे में काफ़ी कुछ सोच रखा था। वो मुझे अपनी बेटी मानते थे। उन्होंने मेरे अकाउंट में मेरी शादी के लिए 50 लाख रुपए डलवाए थे। जब मेरी माँ बीमार रहने लगी, तब वो समझ गए थे कि मुझ पर कठिन समय ज़रूर आएगा। मैंने बैंक से पैसे निकालकर वही पैसा धीरे धीरे उन लोगों को खरीदने में लगाया जो आपके पैसे खाकर आपका नौकर बन बैठे थे। फिर उन्होंने मेरे लिए वो काम किया जो मैंने उनसे करवाया। और सबसे ज़्यादा मदद मेरी सहेली के पिता कमिश्नर साहब ने की, जिन्होंने मेरी बात का विश्वास किया और फिर मेरा पूरा पूरा साथ दिया। ये सुनकर तो चाचा जी के होश ही उड़ गए थे। चाचा जी ने न सिर्फ जायदाद हड़पने के लिए जाली कागजात बनवाए थे, बल्कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने का भी फैसला कर लिया था। दिव्या ने मेरी बहुत मदद की। मैं सारी जिंदगी उसका शुक्रगुजार रहूंगा। चाचा जी को तो उनके कर्मों की सजा दे दी गई थी। पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में ले लिया था। दिव्या ने जाहिर कर दिया था कि शिक्षा कम हो या बेहतर, इंसान अगर समझदार हो तो अपने हक के लिए लड़ सकता है। चाचा जी पर 420 का मुकदमा दायर कर दिया गया। उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई थी। चाची को जब ये सब पता चला, तो उन्होंने भी हमारे घर से जाना बेहतर समझा था और वो खामोशी से अपनी बेटियों को लेकर वापस अपने घर चली गई थी। उन्होंने अपने पति को बचाने की भी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी
कि उनके पति एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। चाचा जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कपिल बेटा मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा चाचा जी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। मगर मैंने चेहरा पलट लिया था। मैंने कहा, आप तो मेरे लिए उसी समय मर गए थे जब आपने मेरे खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। पुलिस उनको घसीटते हुए ले जा रही थी। सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे। कोई भी उनको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। मेरे पिता का सब कुछ कानूनी तौर पर अब मेरा हो चुका था, जिस पर अब कोई आंख भी नहीं उठा सकता था। मैं और दिव्या बहुत खुश थे। दिव्या मुस्कुराते हुए मेरे करीब आई और कहने लगी, आज मालिक की आत्मा को शांति मिल गई होगी। मैंने कहा, दिव्या मैं तुम्हें मान गया, तुमने अपनी वफादारी को साबित कर दिया। चलो अपने पिता के घर चलो, हमारा घर हमारा इंतजार कर रहा है। तुम भी बचपन से उसी घर में रही हो और मैं भी, मगर अब न जाने क्यों दिव्या के साथ रहते रहते मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। उसने मेरी इतनी मदद की थी कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे पिता ने उसकी और उसकी माँ की मदद की तो उसने बदले में मेरे साथ वफादारी की। कुछ लोगों की वफादारी का सिला इस तरह भी मिलता है कि वो सारी जिंदगी उनका एहसान मंद हो जाता है। कल तक जो लोग मुझे पागल समझते थे, आज वो मेरे कदम चूम रहे थे। दिव्या का ही हाथ था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया था और मेरे दुश्मनों को सजा मिल गई थी। उस डॉक्टर को भी सजा हुई थी जो पागल खाने में मुझे अपनी दवाइयों के जरिए और भी ज्यादा पागल कर रहा था। दिव्या के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। मैं नहीं जानता कि उसने ये सब कुछ किन कठिनाइयों से गुजर कर किया, क्योंकि मैं उस समय अपने होश में नहीं था। मुझे रिकवर होने में काफ़ी समय लगा था, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसके एहसान को भूल नहीं सकता था। इसीलिए मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया और उसको अपनी पत्नी बनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। चाचा जी आज भी जेल की काल कोठरी में बंद हैं और अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।